क्या चीजें हो रही हैं समझ लेते हैं। मेन एग्जाम होगा और एक इंप्रूवमेंट एग्जाम की तरह वो बैठ सकते हैं। चलिए, इसके कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उससे पहले कुछ डेटा के बारे में सीबीएसई ने बताया है हमें। लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चेंज भी करना चाहते हैं, एक बोर्ड का फीस 1000 रुपया लिया जाता था, तो हो सकता है कि अगले साल ये 2000 रुपया लिया जाए और डिजिलॉकर के रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सब्जेक्ट? नमस्कार, जय हिंद। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कुछ बातें कही गई थी जिसको अब धीरे धीरे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करना शुरू कर रही है। 2026 में बोर्ड एग्जाम्स एक नए तरीके से होने जा रहे हैं। इसके बारे में एक ड्राफ्ट सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है, जिसको आपको बहुत लंबा चौड़ा है पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, तो उतना परेशान नहीं होना है। मैं बहुत छोटी सी वीडियो में आपको सारी चीज़ों को एक जगह पे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। और गवर्नमेंट का क्या इस पर टेक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है 2 बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाकर, और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाए तो उसको भी जरूर पूछ लीजिएगा, मैं हर बच्चे को रिप्लाई भी करूंगा। देखिए, गवर्नमेंट 2020 में एनईपी लागू कर रही थी, एक नया ड्राफ्ट आया था, एक नई पॉलिसी आई थी, जिसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इनकी कोशिश ये है कि 10th 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, बट उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे जिससे बच्चों को कोचिंग क्लासेस वगैरह की जरूरत न पड़े बोर्ड एग्जामिनेशन को। सोच बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कहते हैं कि भाई हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चों को ईजियर बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना पड़े, उनको इसके लिए कोचिंग की जरूरत ना पड़े, वो आसानी से इसको पास कर सके, जिससे जो सुसाइड जैसे केसेस आते हैं, 10th 12th का जो प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, उसको कम किया जा सके। हालांकि इस ड्राफ्ट में अभी केवल क्लास 10th की बात की गई है, 12th की बात नहीं की गई है, जबकि एनईपी वाले उसमें आप देखेंगे ड्राफ्ट में, उसमें जो रिलीज किया गया था उसमें 12th की भी बात की गई थी, अभी वो नहीं हुआ है। अच्छा, क्या चीजें हो रही हैं समझ लेते हैं। टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, ऑल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इंप्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। यानी अब क्लास 10th के बच्चे 2 बार सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देंगे, एक मेन एग्जाम होगा और एक इंप्रूवमेंट एग्जाम की तरह वो बैठ सकते हैं। चलिए, इसके कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उससे पहले कुछ डेटा के बारे में सीबीएसई ने बताया है हमें कि जो क्लास 10th 2025 इस साल हो रहा है, वो एग्जामिनेशन 15 फरवरी से 18 मार्च तक शेड्यूल्ड है, जिसमें 24,12,072 बच्चों ने एनरोलमेंट किया। ये बच्चे एग्जाम देंगे। ये लगभग 32 दिनों में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। साथ ही साथ क्लास 12 2025 यानी जो इस साल 12th के बच्चे हैं, वो 15 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच में अपना पेपर दे रहे हैं, और उनमें 17,88,165 बच्चे अपीयर हो रहे हैं। ये एग्जाम पूरा टोटल 49 दिनों में कंडक्ट कराया जा रहा है। अब सरकार जो 2026 में क्लास 10th के साथ करने जा रही, यानी वो बच्चे जो इस साल क्लास 9th से क्लास 10th में जा रहे हैं, जो अपना बोर्ड एग्जाम 2025-26 में लिखेंगे, यानी 2026 के फरवरी में अपना जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जो इस साल 9th में थे, वो 2026 में जो पेपर लिखेंगे, उनके जो एग्जाम्स होंगे वो 2 बार होंगे। कैसे कैसी चीजें हैं? पहला एग्जाम उनको देने का मौका मिलेगा 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच में, जो है फर्स्ट फेज। दूसरा एग्जाम उन्हें देने को मौका मिलेगा 5 मई से 20 मई के बीच में, जो है सेकेंड फेज। अच्छा, इसमें कितने बच्चे अप्रोक्सीमेटली रजिस्टर करेंगे? लगभग 26,60,000। और ये एग्जाम ड्यूरेशन इन्होंने तय किया कि 34 दिन में हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अब ये सारी चीजें क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है, इसके लिए इन्होंने कम से कम 40 पॉइंट्स दिए हैं, जिसको समझने के लिए आपको पूरी रीडिंग करनी पड़ेगी। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं, जिसको आपको मैं आसानी से समझा दूंगा। पहली बात, द एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी फिक्स्ड फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड फॉर द सेकंड एग्जामिनेशन टू। यानी आपको जो सेंटर दिया जाएगा पहले एग्जामिनेशन के लिए, वही सेंटर आपका सेकंड एग्जामिनेशन के लिए भी होगा। जिस स्कूल में आपका पहला सेंटर गया, उसी स्कूल में दूसरा सेंटर भी जाएगा। दूसरी बात, एलओसी, लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। यानी जो बच्चों की लिस्टिंग की जाती है स्कूल्स के द्वारा सीबीएसई के वेबसाइट पर, या सीबीएसई के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो सितंबर मंथ 2025 में कंडक्ट कर ली जाएगी। और यहाँ पर सबका रजिस्ट्रेशन होना है, जिन भी बच्चों को जिस भी एग्जाम में अपीयर होना है। तीसरी बात, after submission of LOC, no changes in the subjects offered will be allowed. This will be considered only in the second examination. यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चेंज भी करना चाहते हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड एग्जामिनेशन में, जो आप सेकेंड में अपीयर होंगे, उसके कुछ क्राइटेरिया है, उसको मैं आगे समझाऊंगा। आगे जो बात कही गई है कि फिलिंग ऑफ एलओसी फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। यानी अगर आपको लग रहा होगा कि किसी कारणवश अगर आपका लिस्टिंग नहीं हो पाई 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में सितंबर में, तो क्या आप बाद में रजिस्टर कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं, सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। यानी क्लास 10th का जो LOC स्कूल भरेगा वो सभी बच्चों का सितंबर तक भर देगा। Options for both examinations will be obtained in the LOC when filling for the first examination. No new name will be added to the LOC of the second examination. आप जब एग्जाम भरते हैं, जब आपका स्कूल आपका फॉर्म भरेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, उसी समय आपको दोनों एग्जाम्स को देने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। आप दोनों एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। सीधा कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मैं सीधा जो अप्रैल मई जून वाला जो एग्जाम होने वाला उसमें अपीयर करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर नंबर 17 पॉइंट पर लिखा हुआ है फॉर द सेकेंड एग्जामिनेशन LOC विल बी मेड लाइव इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ओनली फॉर द ऑप्टिंग आउट ऑफ द सेकेंड एग्जामिनेशन। LOC फिर से लाइव हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि भैया मेरा पहला वाला एग्जाम बहुत अच्छा गया है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अप्रैल के एंड में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे सेकंड एग्जाम में नहीं बैठना है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि ये बच्चा सेकंड एग्जामिनेशन में नहीं बैठेगा। ठीक है, अब इसको हम कंक्लूड भी करेंगे। ऑल शेड्यूल्स विल बी फिक्स्ड एंड देयर विल बी नॉट एनी डेविएशंस इन द शेड्यूल। तो ये सारे शेड्यूल बनाकर CBSE आपको देगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। एग्जामिनेशन फीस विल बी इनहांस्ड एंड कलेक्टेड फॉर द बोथ एग्जामिनेशंस एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑफ LOC फॉर द फर्स्ट टाइम विच वुड बी नॉन रिफंडेबल इफ वंस पेड। इस बात को समझिए कि आपके दोनों परीक्षाओं के लिए आपसे पैसा ले लिया जाएगा। आप अगर पहला एग्जाम देते हैं तब भी आपको दोनों ही एग्जाम्स के लिए पैसा देना है, आप दूसरा एग्जाम देते हैं तब भी आपको दोनों के लिए देना है, आप दोनों एग्जाम देते हैं तब भी आपको दोनों एग्जाम्स के लिए पैसा देना है। यानी सपोज करिए कि अभी आपसे एक बोर्ड का फीस 1000 रुपया लिया जाता था, तो हो सकता है कि अगले साल ये 2000 रुपया लिया जाए, और आप चाहे पहला दीजिए, आप चाहे दूसरा दीजिए, आप चाहे दोनों दीजिए, पैसा आपको 2000 रुपया ही देना है। ठीक है, तो CBSE यहाँ अच्छी खासी कमाई भी करने वाली है, तो कोई दिक्कत उनको नहीं है। चलिए 26 पॉइंट जो लिखा गया, इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स एज पर डिफाइंड एलिजिबिलिटी विल बी अलाउड टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। अगर आप उनकी सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल फर्स्ट एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 27 पॉइंट में कहते हैं नो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन। पहला एग्जाम के बाद आपको कोई पास फेल का कोई ठप्पा नहीं लगने वाला है। आपके रिजल्ट्स को उनके डैशबोर्ड पर शो किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, अभी केवल टेंटेटिव रिजल्ट आएगा कि भैया आपने पहले एग्जामिनेशन में ये स्कोर किया है। Performance of first examination will be made available in the DigiLocker. This could be used for the admission to class 11th if the student does not wish to appear in the second examination. यानी पहले एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट रिलीज किया जाएगा। आप सेकंड एग्जामिनेशन में नहीं अपीयर होना चाहते हैं, बिल्कुल मत होइए। आप क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस डिजीलॉकर के रिजल्ट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। जब दोनों एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको हार्ड कॉपी के रूप में स्कूल से मिल जाएगी बाद में। ठीक है, all the candidates will be issued passing documents after the second examination result। तो वही बात मैंने कही। प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट विल बी ओनली वंस। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपके प्रैक्टिकल्स केवल एक बार होंगे। वो स्टार्टिंग में जो जनवरी में होते हैं वो तभी होंगे, 2 बार प्रैक्टिकल नहीं होगा, 2 बार आपके केवल एग्जाम्स होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 34 कहता है कि स्टूडेंट क्वालिफाइंग ऑल 5 सब्जेक्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज ए पास। अब इस बात को ये समझिए कि आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं भैया? पहला तो लैंग्वेज 1 हमें पढ़ना होता है, फिर हमें लैंग्वेज 2 पढ़ना होता है, फिर हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं मेन सब्जेक्ट। अब मेन सब्जेक्ट में हमारा एक होता है मैथ, एक होता है साइंस, एक होता है SST। ये तो सबको पढ़ना है, इसको कोई नहीं काट सकता है। एक लैंग्वेज कंपलसरी है, ये सबको पढ़ना है ना। उसमें आप इंग्लिश चूज करते हैं, और एक और लैंग्वेज आपको कोई भी पढ़नी है। मैक्सिमम बच्चे हिंदी चूज करते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चे होते हैं अपना रीजनल लैंग्वेज चूज करते हैं। यानी आपको इन 5 सब्जेक्ट में पास होना है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देती है कि आप कुछ और चीजें चूज करें, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट चूज करें, जैसे कंप्यूटर, IT, CS, जो भी सारी चीजें सब्जेक्ट्स होती हैं। और लैंग्वेज और एक चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज 3 भी आप चूज कर सकते हैं। इसलिए चूज करते हैं ताकि अगर आपका इसमें से कोई सब्जेक्ट खराब हो तो आप इससे रिप्लेस कर सके। लेकिन इसमें एक बात कही जाती है कि जो पहला लैंग्वेज आपने चूज किया होगा वो आपका कंपलसरी होगा, इसको पास करना आपके लिए कंपलसरी होगा, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इन चारों को आप इन दोनों से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको मैं किसी और एक अलग वीडियो में 5 सब्जेक्ट का क्या रूल है, कैसे कैसे सब्जेक्ट को ऑप्ट करना, ये सारी चीजें मैं समझा दूंगा। बट अभी के लिए फिलहाल बस ये समझिए कि आपको 5 सब्जेक्ट में कुल मिलाकर पास होना है, यही बात कही गई है। 35वां पॉइंट ये कहता है
कि स्टूडेंट हु फेल्ड टू पास फ्रॉम 1 to 5 सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अंडर द इम्प्रूवमेंट कैटेगरी एंड विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन। अब इस बात को समझिए कि सपोज करिए कि आपका पहले एग्जामिनेशन में 1, 2 या 3 या 4 या 5 पांचों सब्जेक्ट या कोई केवल एक सब्जेक्ट आपका खराब हुआ है, आप सेकंड में केवल एक सब्जेक्ट के लिए भी अपीयर कर सकते हैं एज ए इंप्रूवमेंट एग्जाम। ठीक है, यानी आपके पास एक और मौका है, आप सेकंड एग्जामिनेशन में सिर्फ उसी सब्जेक्ट को अपीयर कर सकते हैं और आप एज ए इंप्रूवमेंट उस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक, 36 क्या कहता है कि द सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी द सिलेबस ऑफ द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी सिलेबस सेम रहेगा दोनों एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद कुछ और बातें हैं। Additional subjects will not be permitted. This means that after passing class 10 students will not be allowed in the stand alone subject. ऐसा नहीं है कि आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उससे आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स डिसाइड होते हैं वो टॉप 5 मेन सब्जेक्ट के बेसिस पर ही डिसाइड होते हैं, तो मेन सब्जेक्ट क्या चूज करते हैं ये डिपेंड करता है। दूसरी चीज, इफ ए स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड पास्ड बाय रिप्लेसिंग द 6th and 7th सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर द इंप्रूवमेंट इन द फेल्ड सब्जेक्ट ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर फर्स्ट एग्जामिनेशन। अगर आपने क्या किया कि 6वें और 7वें सब्जेक्ट से रिप्लेसमेंट करके अपना पास वाला क्राइटेरिया तो बना लिया, बट आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं इसको इंप्रूव करना, तो आगे आने वाले सालों में जितने भी कुल मिलाकर 2 जो एग्जाम होंगे, जैसे एक तो सेकेंड एग्जामिनेशन होगा, एक अगले साल जो फरवरी में एग्जाम होगा, उसमें आप अपीयर करके अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी 2 मौके आपको मिलेंगे और इंप्रूवमेंट करने के लिए। 39 कहता है कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ एलओसी नो सब्जेक्ट विल बी चेंज। मैंने शुरू में ही कहा था कि लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट के बाद कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। इफ एनी स्टूडेंट विशेस टू चेंज द सब्जेक्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी दिस विल नॉट बी अलाउड इन सेकेंड एग्जामिनेशन। आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सब्जेक्ट स्टूडेंट कैन चेंज ऑप्ट नॉट टू अपीयर इन दैट सब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन। इफ दे अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन दे विल नॉट बी परमिटेड टू चेंज द सब्जेक्ट इन सेकंड एग्जामिनेशन। सपोज आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चेंज करना चाहते हैं, कंप्यूटर की जगह आप आईटी देना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट एग्जामिनेशन में उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को एग्जाम ही नहीं देना है। सेकंड में आप क्या करोगे, यहां पर अपना सब्जेक्ट चेंज करोगे और उस एग्जाम को आप सेकंड वाले एग्जामिनेशन में दोगे। ठीक है, ये है क्राइटेरिया, ये है तरीका इसको चेंज करने का। स्टूडेंट्स अपीयर्ड ओनली इन द सेकंड एग्जामिनेशन, नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। यानी अगर आपने पहला एग्जामिनेशन छोड़ दिया है, आप चाहते हो कि सिर्फ आप सेकंड एग्जामिनेशन में बैठो, आप जनवरी स्टार्टिंग के अप्रैल से लेकर अप्रैल तक की तैयारी करो, पूरा 1 साल आपके पास टाइम ज्यादा मिलेगा, तो आपको फर्दर एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर बट द सिलेबस शैल बी द सिलेबस एप्लीकेबल फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। आप नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट का दे सकते हो, बट वो सिलेबस होगा कैसा, जैसा अगले साल सिलेबस बनाया जाएगा, कुछ चेंजेज होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप अगले साल पेपर दे सकते हो एज ए इंप्रूवमेंट। ठीक है, आफ्टर द फीडबैक द पॉलिसी विल बी रिव्यूड, रिवाइज्ड एंड फाइनलाइज्ड। यानी अभी भी पॉलिसी बनाई नहीं गई है, ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, सबको मौका है इस पर अपना रिव्यू देने का। आप भी दे सकते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ड्राफ्ट को जो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने समझाने की कोशिश की। अब चलिए चीजों को समराइज करने की कोशिश करते हैं एक समय में, एक छोटे से पॉइंट में। पहली बात कि सीबीएसई 10th की बोर्ड परीक्षा 2026 में साल में 2 बार होगी। बोर्ड ने मंगलवार को इससे जुड़ी ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगी, दूसरी 5 से 20 मई तक होगी। ठीक है, 26 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, 1.73 करोड़ आंसर सीट्स होगी। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्ट्रेस को देखते हुए लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2 बार परीक्षाओं से बच्चों का मानसिक तौर पर फायदा होगा। बोर्ड ने इस ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर से 9 मार्च तक फीडबैक लिया है। स्कूल्स, पेरेंट्स और टीचर्स इस पे अपनी रिव्यू देंगे। फैसला क्या है, ये नियम 2025-26 सेशन से लागू होगा। इसका मतलब है कि साल 2026 में बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे क्लास 10th वाले बच्चों के। स्टूडेंट के पास अब 3 ऑप्शन है। पहला, साल में आप 1 बार परीक्षा दें, चाहे पहला चाहे दूसरा, दोनों परीक्षाओं में शामिल हो, दोनों परीक्षाएं आप दे सकते हैं। किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न करने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय का दोबारा एग्जाम दे एज ए इंप्रूवमेंट। बात समझ में आई? जो स्टूडेंट दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। ठीक है, अब इस चीज को समझिए, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि मान लीजिए कि आपने पहले एग्जाम में इंग्लिश में 70 नंबर लाए और दूसरे में 69, ऐसे में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आपके पहले एग्जाम का 70 नंबर ही काउंट किया जाएगा। अब मैं इस चीज को समझा देता हूं आपको बहुत बढ़िया से कि मान लीजिए आपने पहला एग्जाम दिया, आपने दूसरा एग्जाम दिया, आपने इंग्लिश का पेपर दिया, आपने हिंदी का पेपर दिया, आपने मैथ का पेपर दिया,
आपने साइंस का पेपर दिया, आपने एसएसटी का दिया, मैंने 5 ही सब्जेक्ट लिए। आप इसमें मान लीजिए पा गए 75 और इसमें पा गए 65। यहाँ पर हिंदी में आप पा गए 78 और यहाँ पर पा गए 68। मैथ में आप यहाँ पर पा गए 62 और यहाँ पर पा गए 78। साइंस में आप यहाँ पर पा गए 65 और यहाँ पर पा गए 70। और एसएसटी में आपने यहाँ पाया 70 और यहाँ पाया 72। अब आपका रिजल्ट कैसे डिसाइड होगा? आपको जो इसमें से बेस्ट होगा, इंग्लिश का जो बेस्ट होगा यहाँ पर लिया जाएगा 75, हिंदी का जो बेस्ट होगा यहाँ लिया जाएगा 78, मैथ का जो बेस्ट होगा यहाँ लिया जाएगा 78, साइंस का बेस्ट जो होगा वो लिया जाएगा यहाँ साइंस 70, एसएसटी का जो बेस्ट होगा यहाँ लिया जाएगा 72। ये है आपका फाइनल रिजल्ट। ये जो 5 आपके बेस्ट होंगे, इन दोनों में से जो बेस्ट होगा वो कंसीडर करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात ये है कि आप एज ए इम्प्रूवमेंट दोनों एग्जाम दे सकते हैं। आपका जो बेटर रिजल्ट होगा वो आप कंक्लूड करेंगे। दोनों परीक्षाओं में पूरे सिलेबस पर आधारित होगा। 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिया गया है। दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे। तो ये पूरी की पूरी बात थी जो कि आपको मुझे समझानी थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा। अब चीजें इस बात को समझना पड़ेगा कि क्लास 10th में बच्चों का पेपर, बच्चों की डिफिकल्टी को इतना आसान बनाया जा रहा है, लेकिन जब बच्चे क्लास 11th में एंटर करते हैं चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि वो उस चीज को आसानी से ग्रैब नहीं कर पाते हैं। ये समस्या हर एक बच्चे के साथ होती है। ये है एक रियलिटी जो सबको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना चाहिए कि किस तरीके से कंपटीशन को नॉर्मलाइज किया जाए, किस तरीके से कंपटीशन को इस तरीके से बनाया जाए कि बच्चों के माइंड पर कंपटीशन को लेकर जो प्रेशर बन रहा है वो कम किया जा सके। इस पर उन्हें काम करना चाहिए। पढ़ाई को इस तरीके से करना चाहिए कि उससे उस पर बेस्ड उनको जॉब्स भी मिले। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप एग्जाम्स को, प्रिपरेशन को बहुत हल्का कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा इस पर बात और चर्चा बहुत कम हो रही है। फिर भी अभी के फिलहाल हम यही कर सकते हैं कि जो चीजें चल रही हैं उसमें हमें भी अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चलकर कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं। तो 9th 10th के बाद जब बच्चा प्रिपरेशन के लिए जाता है, जैसे 11th में बच्चा क्या करता है, जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, या फिर वो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, या कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, वहां पर तो ये टफनेस कम नहीं हो रही है, वहां पर तो ये चीजें बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये जो 9th और 10th में केवल बच्चे इतनी इजीली से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको यहाँ पर डिफिकल्टी होगी। इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए आपको 9th और 10th में सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखिए, सेल्फ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अपने आप को और मजबूत बनाना पड़ेगा, अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स के आधार पे चलोगे तो आपको डेफिनेटली 11th में डिफिकल्टी होगी। देखो, सीबीएसई भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं है और बच्चे भी गलत नहीं है, ना पेरेंट्स गलत है। जिनको केवल पढ़ाई को पास करना है, जिनको पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेशराइज महसूस होता है, उनके लिए ड्राफ्ट वगैरह बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जिनको अपने करियर को अच्छा करना है, जिनके पास यही ऑप्शन है कि उन्हें एग्जाम्स क्रैक करने हैं, उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, तो उन्हें नहीं रुकना पड़ेगा, उन्हें 9th 10th में मेहनत करनी पड़ेगी। ये रियलिटी है, आप समझिए। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन करिए, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करिए, आप यूट्यूब से प्रिपरेशन करिए, आप किसी कोर्स से प्रिपरेशन करिए, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग से प्रिपरेशन करिए, आप किसी ऑनलाइन कोचिंग से प्रिपरेशन करिए, कुछ भी करिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास बहुत ऑप्शन है। फ्री में करना चाहते हैं, यूट्यूब पर पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, क्वालिटी कंटेंट पड़ा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि किसी कोर्स में ज्वाइन करें, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज में आपको पढ़ा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन बहुत सारे लोग कराते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बोर्ड्स की कराते हैं, आप उसको चूज करिए। ऑफलाइन कहीं आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे चल के बड़े एग्जाम्स क्रैक करने हैं, AIR रैंक्स वगैरह जो कहते हैं ना कि रैंक आई है, वो निकालना है, आप किसी ऑनलाइन क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स में ज्वाइन करिए। क्योंकि अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करके अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं 11th 12th के लिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। ये ड्राफ्ट वगैरह सब कुछ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उन्हें डर लगता है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह को लेकर, उन्हें फेल होने का डर सताता है, वो सुसाइड जैसी चीजों को सोचते हैं। उनके लिए बिल्कुल सही कदम सीबीएसई ने उठाया है और ये काफी हेल्पफुल भी होगा। तो वो बच्चे क्या करें जिनको प्री फाउंडेशन करना है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी बहुत हेल्प ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक स्पार्क बैच है,
जिसको हम स्पार्क 1.0, 2.0, 2.2 इस साल के बैच के बच्चे हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम्स देंगे, उन्होंने हमारे साथ प्रिपरेशन की। ये हमारा तीसरा साल होने जा रहा है स्पार्क 3.0 जो हमारा ऑनलाइन क्रैश मतलब कोर्स है, क्रैश कोर्स नहीं, पूरा कंप्लीट 1 ईयर कोर्स है जिसमें हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले ये क्लास 9th के लिए बच्चों के लिए भी है और क्लास 10th के बच्चों के लिए। ये बैच कहाँ आपको मिलेगा? हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वेबसाइट के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर एक स्पार्क 3.0 बैच है, ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड प्लस मेंटोरशिप बैच है, रिकॉर्डेड प्लस मेंटोरशिप बैच है। इसमें हम केवल बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, हम बच्चों को प्री फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें उनके 9th 10th के कॉन्सेप्ट्स को हाई लेवल तक ले जाकर पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को जब 11th में एंट्री करे तो उसे वो महसूस ना हो कि टफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो 9th 10th में भी हम कड़ी मेहनत करवाते हैं अपने बच्चों से और इस तरीके से मेहनत करवाते हैं कि उन्हें ऐसा भी ना फील हो कि बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन है। एक सिस्टमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं मेंटरशिप और बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं, हमारे पास लाखों बच्चे, हजारों बच्चे भी नहीं होते हैं, कुछ चंद 100-200 बच्चे होते हैं जिनकी हम हेल्प करते हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट होती है क्योंकि हम हर एक बच्चे से कनेक्ट होकर काम करते हैं। तो स्पार्क 3.0 के बारे में और डिटेल इसी यूट्यूब चैनल पर आएगी, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चे 9-10 में प्री फाउंडेशन करना चाहते हैं वो हमसे इनरोल कर सकते हैं। बैच आपको रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर मिल जाएगी, क्या कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ वहां पर लिखी हुई है, डिटेल्स वगैरह भी लिखी हुई है। अभी तक की मैं बात बताऊं, स्पार्क 1.0 में जो बच्चे हमारे साथ प्री फाउंडेशन कर रहे थे उसमें हमारे साथ पिछले साल बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। टॉप हमारा रिजल्ट था 98.2%, जो अपनी डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रही थी बच्ची। उसके बाद काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी आए थे, यानी हमारे साथ प्रिपरेशन करके बच्चों को प्री फाउंडेशन तो होता ही होता है बट बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आप में से जो भी बच्चे एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो एनरोलमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको हमारे वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। मेरा कहना बस यही है कि अगर आप 9th 10th में अपनी प्री फाउंडेशन को मजबूत करते हैं तो आपको 11th में डिफिकल्टी नहीं होगी। वो बच्चे जो 9th 10th को ही डिफिकल्ट महसूस करते हैं उनको ये सारी चीजें नहीं करनी, उनको बहुत रिलैक्स होके जैसा सीबीएसई सिस्टम बना रहा है, जैसे जिस तरीके से चीजों को आसान बना रहा है उसको फॉलो करिए और अपने जीवन में अच्छा करिए। धन्यवाद।